हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यह आपसे पूछा है। यहां पर गतिज ऊर्जा की बात हुई तो गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, 1/2 हाफ mv²। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। मतलब कि है यहां पर काइनेटिक एनर्जी यम जो होगा हो जाता है द्रव्यमान, बी जो हो जाता है वेग। यदि वेग को दुगना 2b कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा जो होगा 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है। प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है, आपसे पूछा है। बढ़ती है, घटती है, सामान्य रहती है या शून्य हो जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। जब प्रकाश की किरण जल से कांच जैसे घनत्व में अधिक माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति घट जाती है। साथ ही प्रकाश की दिशा में भी बदलाव होता है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, जोसेफ प्रिस्टली ने। ऑक्सीजन की जो खोज की थी वह जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में की थी। कब की थी, तो 1774 में की थी। ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज की थी वह की थी हेनरी कैवेंडिश ने। कब किया था, 1766 में किया था। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, इसकी जो खोज की थी वह डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लैक ने की थी। ओजोन की खोज भी इंपॉर्टेंट है, तो ओजोन की खोज जो की थी वह सान बाइन ने की थी। और अमोनिया की खोज जो की थी और जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने ही ऑक्सीजन और अमोनिया की खोज की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगे जो होती हैं वह किस प्रकार की तरंगे होती हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे दरअसल विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों से उत्पन्न होती हैं और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये वैक्यूम शून्य भी यात्रा कर सकती हैं, शून्य में भी। इसका उपयोग जो होता है रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल और वायरलेस संचार में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मानव रक्त में कौन से दो तत्व सबसे अधिक होते हैं। मानव रक्त में कौन से दो तत्व सबसे अधिक होते हैं, ये आपसे पूछे। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा और आरबीसी। मानव रक्त में मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक प्लाज्मा और दूसरा जो है कोशिकीय तत्व। प्लाज्मा जो है तरल भाग में, इसका जो मानव शरीर में 55% भाग या पाया जाता है। बाकी जो होता है 45% वह आपका आरबीसी, लालक कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं 45%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आवर्त सारणी में सभी कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें 1 से 18 तक क्रम में गिना जाता है। प्रत्येक समूह में उन तत्वों को रखा गया है जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो कुल समूह जो है वह 18 है। 18 कुल समूह है। कुल आवर्त भी पूछ सकते हैं आपसे, तो कुल आवर्त जो है वह 7 है। 7 कुल आवर्त है। समूह एक में क्या है, तो समूह एक में जो है क्षार धातु हैं। समूह 17 की बात करें तो हैलोजन है। और समूह 18 में नोबल गैस है। पूछ लेता है कभी कभी कि समूह 18 में क्या, तो नोबल गैस है। बाकी 3 से 12 जो समूह बचता है वह संक्रमण तत्व इसमें होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रोटीन पाचन का प्रारंभ कहां से होता है। प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, ये आपसे पूछा है। मुंह से, अमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय से। प्रोटीन का
पाचन जो प्रारंभ होता है वह आमाशय से। प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत आमाशय यानी कि स्टमक से में होती है। आमाशय की ग्रंथियां पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित करती हैं जो अम्लीय माध्यम HCl की उपस्थिति में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ती हैं। बाकी बात करें मुंह से, तो मुंह में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत होता है एमाइलेज एंजाइम से। आमाशय की बात करें तो आमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत होती है पेप्सिन एंजाइम से। छोटी आंत में सभी पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। एक क्वेश्चन पूछा बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण व मल निर्माण होता है, ना कि इसमें कोई पाचन होता है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपसे पूछा है किस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर यहाँ पर ज्यादा पूछ लेता तो यह आंसर राइट जो हो जाता है लाल हो जाता, पर यहाँ पर पूछा सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम जो होती है वो बैगनी की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो प्रत्येक रंग की एक निश्चित तरंग दैर्घ्य होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे दृश्यमान रंगों में से सबसे कम होती है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी कि जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी। चलिए आपको बताते हैं बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है 380 से 450 नैनोमीटर है, जबकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वह 620 से 750 नैनोमीटर है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या है, चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड और प्रोटीन कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक लिपिड विशेषकर फास्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं। इसे फास्फोलिपिड द्विपरत कहा जाता है। यह झिल्ली अर्ध परागरम होता है, पारगम्य होता है, यानी कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रेबीज का टीका किस वैज्ञानिक ने बनाया था। रेबीज का टीका किस वैज्ञानिक ने बनाया था, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज टीके की खोज चुकी थी लुई पास्चर ने की थी। कब की थी, तो 1885 में की थी। टीका पहली बार भी पूछ लेता किसको लगा, तो टीका पहली बार एक लड़के जोसेफ माइस्टर को लगा पर इस्तेमाल किया गया, जिससे पागल कुत्ते ने काटा था और यह बच गया। लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है। लुई पास्चर ने पाश्चीकरण विधि भी विकसित की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है वह किस धातु का होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बना होता है। इसका कारण यह है कि टंगस्टन की गलनांक बहुत ऊंची होती, तो ये आपसे पूछ लेता है कि किस धातु की गलनांक सबसे अधिक होती, तो टंगस्टन की होती, जिसका गलनांक जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है। यही कारण है कि जब फिलामेंट में करंट बहता है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है, तो यह पिघलता नहीं बल्कि प्रकाश उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन क्रिया में एंजाइम एमाइलेज किससे पचाने में सहायक होता है। पाचन क्रिया में एंजाइम एमाइलेज किससे पचाने में सहायक होता है, चलिए बता दीजिए। अभी हम लोग उसको ऊपर भी पढ़े हैं, तो जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। या विशेष रूप से आटा, चावल आदि में पाए जाने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और फिर ग्लूकोज में तोड़ता है। यह एंजाइम लार में मौजूद होता है और पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग क्या है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनेट्रियल नोड। सेनेट्रियल नोड जिसे एसए नोड भी बोलते हैं, एसए नोड भी बोलते हैं इसे।
को ही समानता प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय की दाहिनी अलिंद्र में स्थित होता है। ऐसे नोड स्वतः ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है और नियमित रूप से संकुचन करवाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने 1776 में की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की मदद से पानी की एक बूंद में सूक्ष्म जीवों को देखा था। अन्य विकल्पों की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्सा की खोज की थी, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। चलिए आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती हैं जो कंपन के माध्यम से ऊर्जा का संचरण करती हैं। ये तरंगे माध्यम पर निर्भर होती हैं, अर्थात इन्हें ठोस, द्रव या गैस जैसे कणों की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं, लेकिन यह निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। पूछा है आपसे कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका प्रतीक है Br और जिसकी परमाणु संख्या है 35। यह लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसे बहुत ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसका स्वरूप धातु जैसा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि यह धातु नहीं है लेकिन धातु जैसा दिखता जरूर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश और उष्मा का आना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। अभी हम लोग अधिकतम गलनांक वाला प्रश्न पढ़े थे, अब पूछा है न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम का। अधिकतम गलनांक जो होता है वो उच्च गलनांक जो होता है वह टंगस्टन का होता है और न्यूनतम गलनांक जो होता है वह हीलियम का होता है। हीलियम का गलनांक सभी तत्वों में सबसे न्यूनतम होता है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है और इसे अत्यधिक निम्न तापमान तक ठंडा करने पर ही ठोस रूप में बदला जा सकता है। हीलियम का गलनांक जो होता है लगभग -272 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के आसपास होता है। हीलियम जिसका प्रतीक होता है He और जिसकी परमाणु संख्या है 2, यह निष्क्रिय गैस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीके कैम्बलिंग ओनेस ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। सुपर कंडक्टिविटी की खोज 1908 में डच भौतिक वैज्ञानिक हीके कैम्बलिंग ओनेस ने की थी। उन्होंने यह पाया कि जब पारे को बहुत कम तापमान लगभग 4.2 केल्विन या 269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया तो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो गई। यहीं से सुपर कंडक्टिविटी नामक विशेष गुण की खोज हुई, या जहां पदार्थ बिना किसी विद्युत प्रतिरोध से करंट को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश के वेग को पहली बार किसने मापा था। प्रकाश के वेग को पहली बार किसने मापा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओले रोमर ने। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रकाश के वेग को पहली बार किसने मापा था। तो ओले रोमर ने नापा था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापने का श्रेय डेनमार्क के खगोल शास्त्री ओले रोमर को जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब बढ़ाना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गैसों की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए दाब बढ़ाना सबसे प्रभावी उपाय होता है। यह सिद्धांत हेनरी का नियम पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि किसी गैस की घुलनशीलता
उसके ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वैसे यौगिक जिसमें कार्बन होते हैं क्या क्या कहलाते हैं। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन होते हैं क्या कहलाते हैं आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक। वह रासायनिक यौगिक जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। उसमें अक्सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पाया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो भी पॉइंट बताऊंगा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा है ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में स्थित होती है। अब चलिए ओजोन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले तो पूछ लेता है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन गैस जो 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत का क्षरण जो होता है मुख्यतः CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। या भी पूछ लेता ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक इससे संबंधित ओजोन परत का संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। डायनामाइट का जो प्रयोग होता है वह बड़े निर्माण कार्यों में खनन, सुरंग बनाने और अन्य सैन्य कार्यों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एल्कोहल समूह की सामान्य संरचना क्या होती है। एल्कोहल समूह की सामान्य संरचना क्या होती है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी OH। एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल समूह का एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, या OH समूह ही एल्कोहल की पहचान कराता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है PBC का पूरा नाम क्या है। PBC का पूरा नाम क्या है, चलिए आप लोग बता दीजिए। तो PBC का जो पूरा नाम है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PBC का पूरा नाम है। PBC का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। PBC का उपयोग निर्माण सामग्री, पाइप, केबल, इंसुलेशन, बोतलें, कार्ड्स और कई घरेलू उत्पादों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वह किस ग्रंथि से निकलता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन्स शरीर की लंबाई बढ़ाने, ऊतकों की मरम्मत और चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त शुद्धि के लिए प्रयोग होने वाली कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं। रक्त शुद्धि के लिए प्रयोग होने वाली कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं आपसे पूछा है। प्लाज्मा थेरेपी, डायलिसिस, सर्जरी या ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की गुर्दे ठीक से कार्य नहीं करते हैं। गुर्दे यानी कि किडनी। या विधि उक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त जल और विषैले तत्वों को निकालने का कार्य करती। इसे कृत्रिम रक्त शुद्धि भी कहा जाता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। ओजोन परत से संबंधित जो कुछ भी जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।